अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया और आज के हम इस लेक्चर में सबक नंबर 4 इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ का जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसमें हम माहीगिरी, कानकुनी और गल्लाबानी ये जो पॉइंट्स है इसे समझेंगे। तो इसमें भी जो नक्शा है 4.1 फिर से दिया गया है और उससे जुड़े हुए कुछ सवालात हमें उसके जवाबात इससे मैप के ज़रिए तलाश करने हैं। शक्ल 4.1 में दिए गए नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, शुमाली अमेरिका के किस साहिल पर ग्रैंड बैंक वाक़ है? तो यहाँ पर शुमाली अमेरिका जो है बर्र-ए-आज़म हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड बैंक है तो इस जगह पर मौजूद है। ये जो है मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ग्रैंड बैंक। तो ये शुमाली अमेरिका के बिल्कुल शुमाली हिस्से में और मशरिकी साहिली इलाके में मौजूद है, शुमाली बर्र-ए-आज़म अमेरिका के। इसके बाद सवाल नंबर 2, जुनूबी अमेरिका के किस साहिल पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है? तो इसका जो जवाब है जुनूबी अमेरिका बर्र-ए-आज़म जो है ये रहा, जुनूबी अमेरिका बर्र-ए-आज़म। तो इसका जो मगरिबी साहिली इलाका है, याद है कि हम ये पूरा शुमाल से लेकर तो जुनूब तक पूरे जुनूबी अमेरिका बर्र-ए-आज़म में ये हमें जो नीले रंग की लाइन दिखाई दे रही है, जो माहीगिरी जो है उसे ये जाहिर कर रही है कि इन इलाके में माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। तो इस साहिली इलाके के मशरिकी साहिली इलाके के मुकाबले में मगरिबी साहिली इलाके में जो है यहाँ पर माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका में अंजाम दिया जाता है। नंबर 3, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में माहीगिरी को फ़रोग हासिल हुआ है? तो बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर मौजूद है। तो बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर जो जुनूब मशरिकी साहिली इलाका, यहाँ पर जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में यहाँ पर जजीरा है जिसका नाम है तस्मानिया। तो तस्मानिया जो जजीरा है ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिकी साहिली इलाके और तस्मानिया जज़ायर के करीब के वाक़ई इलाकों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है इस हिस्से में। सवाल नंबर 4, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के मशरिकी साहिल की बनिस्बत मगरिबी साहिल पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है, उसका क्या सबब है? तो हम अगर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका देखें इस जगह पर मौजूद है, तो यहाँ पर अगर हम मशरिकी हिस्सा देखें बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का, तो यहाँ पर माहीगिरी जो है बहुत ही कम या नहीं के बराबर हमें दिखाई दे रही है और मगरिबी साहिली इलाके में माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में। तो उसकी अहम वजह यह है कि यहाँ पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के मगरिबी हिस्से में जो बर्र-ए-आज़मी तख्ते हैं वो बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं बर्र-ए-आज़मी तख्ते, जिन पर पानी की गहराई जो है वो कम पाई जाती है, कम गहरा यहाँ पर साहिली इलाका है बर्र-ए-आज़मी तख्ते ज़्यादा वसी होने की वजह से। तो जिसकी वजह से सूरज की शुआएं जो है सतह समंदर तक आसानी से पहुँचती है और बड़े पैमाने पर इस जगह पर जो प्लांक्टन है, मछलियों की ग़िज़ा, उनकी यहाँ पर परवरिश और अफजाइश बड़े पैमाने पर होती है और प्लांक्टन यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसलिए मछलियाँ उन्हें खाने के लिए इस जगह पर बड़े पैमाने पर आती है। तो इस वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का ज़्यादातर इलाका जो है वो बंजर है। यहाँ पर कोई और दूसरे पेशे इस हिस्से में बहुत ही कम पैमाने पर किए जाते हैं, जैसे कि ज़राअत वगैरह। तो इसलिए जो ग़िज़ाई ज़रूरतें होती है वो मछलियों के ज़रिए जो है मुकम्मल की जाती है। अगर हम मशरिकी हिस्सा देखें यहाँ पर, तो यहाँ का मशरिकी साहिली इलाका जो है
यहाँ पर बर्राज़मी तख्ते जो है वो कम चौड़े है, बर्राज़मी तख्तों की चौड़ाई यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है और समंदर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए ना साजगार हालात पाए जाते हैं। तो इसलिए मगरिबी साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। इसके बाद नंबर 5, ग्रीनलैंड के जुनूबी साहिल पर तिजारती माहीगिरी की तरक्की के असबाब लिखिए। तो ग्रीनलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड है, एक जजीरे की शक्ल में पूरा ये ग्रीनलैंड मुल्क। तो ये बिल्कुल आर्कटिक ओशन यानी कि बहरे आर्कटिक के बिल्कुल करीब में वाक़या, ये तमाम जो इलाका ये सब आर्कटिक ओशन का है और साल के ज़्यादातर वक्त ये जो पूरा बहरे आज़म में आर्कटिक ओशन ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ पोल यानी कि कुतुब शुमाल में मौजूद है, जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है। इसलिए इस समंदर की पूरी सतह जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है शुमाल में। लेकिन जुनूबी हिस्से में यहाँ पर ग्रीनलैंड के जो है यहाँ पर दर्जा हरारत जो है थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है शुमाल के निस्बत। तो यहाँ पर जो है बर्फ़ जो रहती है वो नहीं पाई जाती इस हिस्से में और यहाँ पर समंदरी पानी मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पर पूरा इलाका जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है दर्जा हरारत कम होने की वजह से। और साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड मुल्क है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ज़्यादातर हिस्सा इसका। तो यहाँ पर कोई और दूसरे जो पेशे हैं वो करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जो ग़िज़ाई ज़रूरतें रहती है वो ज़्यादातर समंदर से मुकम्मल होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर जुनूबी हिस्से में जो है बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है और साथ ही साथ इसकी बड़े पैमाने पर तिजारत भी की जाती है माहीगिरी का पेशा अंजाम देने के बाद, क्योंकि इसके दोनों जानिब जो है तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद है जहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियों की मांग होती है। एक तरफ है बर्र-ए-आज़म यूरोप और दूसरी तरफ है बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका। तो दोनों बर्र-ए-आज़मों में बड़े पैमाने पर मछलियों की मांग होने की वजह से तो यहाँ पर से उनकी तिजारत की जाती है बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और यूरोप के लोगों के साथ। तो इसलिए यहाँ पर इस तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल हुआ है माहीगिरी के ज़रिए। तो ये सवालात यहाँ पर ख़त्म हुए माहीगिरी से जुड़े हुए। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। जो चौथा पॉइंट है इब्तिदाई सरगर्मियों का वो है माहीगिरी। माहीगिरी को बतौर इब्तिदाई माशी सरगर्मी के दुनिया के बाज़ मखसूस इलाकों में ही फ़रोग हासिल हुआ है। माहीगिरी पर असरअंदाज होने वाले कुछ ख़ास तबई व इंसानी अवामिल है। तो जो माहीगिरी का पेशा है वो दुनिया के जितने भी समंदरी इलाके हैं, जैसे हमने नक्शे में देखा कि तमाम समंदरी इलाकों में यहाँ पर माहीगिरी का पेशा अंजाम नहीं दिया जाता है। जैसे कि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में हमें माहीगिरी नहीं दिखाई दे रही है। उसके अलावा जुनूबी अमेरिका का ये जो साहिली इलाका है यहाँ पर भी हमें माहीगिरी का पेशा अंजाम नहीं दिया जाता है, दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के भी ज़्यादातर हिस्से में माहीगिरी अंजाम नहीं दी जाती। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी तमाम साहिली इलाके हर जगह पर माहीगिरी का पेशा अंजाम नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ उसके मखसूस इलाकों में ही माहीगिरी अंजाम दी जाती है, क्योंकि उसके कुछ अवामिल है जो माहीगिरी को असरअंदाज करते हैं, जिनमें तबई अवामिल है और इंसानी अवामिल माहीगिरी के पेशे को असरअंदाज करते हैं। माहीगिरी के इब्तिदा अगरचा के गुज़र बसर की माशी सरगर्मी के तौर पर हुई थी, लेकिन ये आज ख़ास तौर पर साहिली इलाकों की एक अहम माशी सरगर्मी बन गई है। तो सबसे पहले जो माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता था इंसानों के ज़रिए, तो उनका मकसद होता था कि वो अपना गुज़र बसर कर सके, यानी कि जो भी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं वो माहीगिरी के पेशे के ज़रिए मुकम्मल करते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो ये माहीगिरी का पेशा जो है एक अहम इंसानी माशी सरगर्मी में तब्दील हो गया, यानी कि एक अहम पेशा बन गया इंसानों का।
जिसको तिजारत के तौर पर भी अंजाम दिया जाने लगा। माहीगिरी पर असरअंदाज होने वाले चंद अहम अवामिल दर्जे झेल है। तो माहीगिरी के पेशे को अंजाम देने के लिए कौन कौन से अवामिल होते हैं, तो उसमें अलीफ है वसी व अरीज बर्रे आज़मी तख्ते जिस पर समंदरी पानी की गहराई कम हो, मसलन शुमाल मगरिबी बैरुल काहिल का इलाका जहाँ चीन के करीब वाक़ बहरे ओकोटस्क जहाँ समंदर की गहराई 200 मीटर से कम है। तो जहाँ पर बर्रे आज़मी तख्ते ज़्यादा वसी व अरीज होते हैं और वहाँ पर समंदर की गहराई कम पाई जाती है, तो उन इलाकों में माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। तो उसका जो मिसाल है वो है बहरुल काहिल में का इलाका चीन के करीब का। तो चीन के करीब बहरुल काहिल का एक हिस्सा है जिसका नाम है बहरे ओखोटस्क। तो इस जगह पर समंदर की गहराई जो है वो 200 मीटर से भी कम है, तो जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। अगर हम नक्शे में देखें इसे, तो ये चीन का इलाका है और यहाँ पर है ओखोटस्क सी। तो अगर हम यहाँ देखें ब्लू लाइंस बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इस जगह पर बर्रे आज़मी तख्ते जो है वो बहुत दूर तक फैले हुए, जो ज़मीनी हिस्सा है बर्रे आज़म का वहाँ से उसकी जो फासला है समंदर में बहुत दूर तक ये बर्रे आज़मी तख्ते फैले हुए हैं और यहाँ पर समंदर की गहराई जो है वो 200 मीटर से भी कम है। तो इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है ओकोटस्क सी के अंदर, ओकोटस्क बहर में। उसके बाद है बे जहाँ सर्द और गर्म बहरी रवों का मिलाप होता है, जिसके नतीजे में वहाँ बड़े पैमाने पर प्लांक्टन पैदा होते हैं जो मछलियों की मरगूब ग़िज़ा होते हैं। यहीं पर माहीगिरी के बड़े बड़े मैदान वजूद में आते हैं। मसलन जापान के साहिल के करीब गर्म क्यूरोशियो बहरी रोह का और सर्द ओयाशियो बहरी रोह के मिलाप से जापान का माहीगिरी मैदान वजूद में आया है। तो यहाँ पर जहाँ पर जो गर्म बहरी रवे है और सर्द बहरी रवे, तो ये बहरी रवे पानी का बहाव होता है जो समंदर में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। तो ये पानी का बहाव जो है अगर गर्म इलाकों से आता है तो पानी का बहाव गर्म होता है, अगर वो सर्द इलाकों से होता हुआ आ रहा है तो पानी का बहाव सर्द होता है। तो जहाँ पर ये दोनों पानी के बहाव मिलते हैं, गर्म बहरी रवे और सर्द बहरी रवे, तो उस जगह पर प्लांक्टन की पैदावार ज़्यादा होती है और प्लांक्टन जो है मछलियों की मरगूब ग़िज़ा है। तो उस जगह पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है और वहाँ पर माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है और बड़े बड़े मैदान माहीगिरी के वहाँ पर वजूद में आते। तो अगर उसकी हम मिसाल देखें तो जापान के साहिल के करीब जो गर्म क्यूरोशियो बहरी रवो है, तो ये क्यूरोशियो बहरी रवो का नाम है जिसका नाम है गर्म बहरी रवे क्यूरोशियो, और दूसरी जो सर्द बहरी रवो है उसका नाम है ओयाशियो। तो ये दोनों वहाँ पर मिलते हैं जापान के करीब, तो जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी का मैदान वजूद में आया है। तो जिस जगह पर जापान मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर है दो बहरी रवे समंदर में एक दूसरे से मिलती है, गर्म और सर्द। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जापान का माहीगिरी का मैदान वजूद में आया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस जगह पर माहीगिरी जो है अंजाम दी जाती है जापान के अतराफ में। उसके बाद है माहीगिरी के फ़रोग के लिए दीगर मुवाफिक अवामिल दर्जे झेल है। तो माहीगिरी के लिए और भी कुछ अवामिल का होना ज़रूरी होता है, जैसे कि नंबर 1, माहीगिरी के पेशे में कुछ लोगों को कुदरती तौर पर रिवायती हुनरमंदी होती है, मसलन चीनी और जापानी बाशिंदे, इसलिए माहीगिरी के पेशे को यहाँ मज़ीद तरक्की हासिल हुई है।
तो माहीगिरी का पेशा जो है ये कोई आसान पेशा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हुनरमंदी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए मछलियों को पकड़ने के लिए, जो हर किसी इंसान में नहीं पाए जाते। कुछ लोगों में कुदरती तौर पर होते हैं जो मछलियाँ पकड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर पाए जाते हैं। तो जैसे कि उनमें एक रिवायती हुनरमंदी होती है, तो जो लोग हैं चीन के और जापान के, ये मछलियाँ पकड़ने में बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पर चीन और जापान के अंदर माहीगिरी के पेशे को बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है। नंबर 2, जजीरे वाले मुल्कों पर आबाद कसीर आबादी जहाँ गिज़ा के रूप में सिवाय मछलियों के दीगर कोई खातिर ख्वाह गिज़ा मौजूद नहीं है, मसलन जापान और फिलिपाइन। तो ऐसे जजीरे वाले मुल्क होते हैं जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतों को मुकम्मल करने के लिए वहाँ पर कोई दूसरी ऑप्शन नहीं रहते ग़िज़ा के रूप में, दूसरे कोई ज़राए नहीं रहते ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि ज़राअती पैदावार बहुत कम होती है। तो इसलिए वहाँ की आबादी का इन्हिसार जो है ज़्यादातर मछलियों पर होता है ग़िज़ा के तौर पर। तो इसलिए उस इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ने का पेशा, माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। मसलन जापान और फिलिपाइन जो है दोनों जजीरे वाले मुल्क है, और जहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती है और वहाँ के लोगों की जो भी ग़िज़ाई ज़रूरतें होती है उन्हें मुकम्मल किया जाता है। नंबर 3, दीगर मुतबादिल पेशे की गैर मौजूदगी की वजह से माहीगिरी का अहम और ख़ास पेशा बन जाता है। तो कुछ ममालिक ऐसे रहते हैं जहाँ पर जो दीगर मुतबादिल पेशे जैसे कि लकड़ी काटना, उसके अलावा ग़िज़ाजोई, ज़राअत, कानकुनी, दीगर वहाँ पर ज़राए मौजूद नहीं रहते उन पेशों के। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फिर माहीगिरी का पेशा ख़ास पेशा बन जाता है दीगर ज़राए की गैर मौजूदगी की वजह से। नंबर 4, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसकी वजह से मछलियों की गिरफ्त में इजाफा हुआ है। तो आजकल जो मछलियाँ पकड़ने का पेशा किया जाता है उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मछलियाँ जो है वो गिरफ्त में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर बड़े पैमाने पर जो वाटर कैमरे होते हैं समंदरों में छोड़े जाते हैं, मछलियों का पता लगाया जाता है कि किस जगह पर ज़्यादा मछलियाँ मौजूद है। उसके अलावा अलग अलग तरह के थर्मामीटर मौजूद है जिससे जो पानी का दर्जा हरारत है वो मालूम किया जाता है कि कौन से दर्जा हरारत में मछलियाँ ज़्यादा पैमाने पर पाई जाती है। तो उस जगह पर फिर वो मछलियाँ पकड़ने का जाल जो है वो डालते हैं और फिर मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है अभी माहीगिरी में किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 5, कटा हुआ साहिल बेहतरीन बंदरगाही सहूलियात मुहैया करता है। तो जिन इलाके में जो साहिली इलाका होता है वो कटा फटा होता है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर बंदरगाहें जो है वो पाई जाती है, जिसके ज़रिए समंदरों में दाखिल हो सकते हैं आसानी से, और जो मछलियाँ पकड़ के लाते हैं उसे आसानी से फिर ज़मीनी इलाकों तक पहुँचा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा कटा फटा साहिली इलाका होगा उतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर उस जगह पर बंदरगाहें पाई जाती है। तो जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पर देखिए, इस तरह का अगर साहिल है बिल्कुल सीधा, तो यहाँ पर बंदरगाहों का वजूद बहुत कम पाया जाएगा कुदरती तौर पर। लेकिन साहिल अगर इस तरह से कटा फटा हुआ है तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर हम बंदरगाहें जो है वो तामीर कर सकते हैं और यहाँ से समंदर में दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जितना कटा फटा साहिल रहता है वहाँ पर बंदरगाहें भी ज़्यादा पाई जाती है, जो माहीगिरी के पेशे के लिए बहुत ही अहम होती है। नंबर 6, मुंतक़े मोतदला की सर्द आबो हवा मछलियों को देर तक महफूज रखने में मददगार साबित होती है। तो मुंतक़े मोतदला में दर्जा हरारत जो है वो मोतदिल पाया जाता है,
जिसमें मछलियों को पकड़ने के बाद भी वो ज़्यादा देर तक महफूज रह सकती है। जैसे कि मछलियाँ जो है ये सड़ने गलने वाली चीज़ है, अगर उसे हम वैसे ही छोड़ दे पकड़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा वो देर तक नहीं रह सकती, वो जल्दी से सड़ना गलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए दर्जा हरारत सर्द खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर कुदरती तौर पर दर्जा हरारत कम होता है मुंतके मोतदला में, तो वो देर तक वहाँ पर महफूज होती है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर माहीगिरी की जाती है मुंतके मोतदला के सर्द आबो वाले इलाकों में। उसके अलावा मुंतके हार्रा के इलाकों में मसनूई सर्द खानों की सहूलियात भी माहीगिरी के पेशे को फ़रोग देने में माउन व मददगार होती है। तो जिन इलाकों की आबोहवा गर्म होती है जैसे कि मुंतके हार्रा के, तो ऐसे इलाकों में मसनूई सर्द खाने यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं बड़े पैमाने पर दर्जा हरारत जो है सर्द खाने उसमें बनाए जाते हैं, टेम्परेचर जिनका बहुत ही कम रखा जाता है और उसमें मछलियों को फिर महफूज रखा जाता है। जैसे बड़े बड़े डीप फ्रीजर हो गए या बड़े पैमाने पर रूम ही बनाया जाता है, एयर कंडीशन रूम टाइप, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रखा जाता है, तो जिसमें मछलियाँ देर तक महफूज रह सकती है। तो सर्द खानों की भी बड़े पैमाने पर मदद ली जाती है मछलियों को महफूज रखने के लिए मुंतके हार्रा के इलाकों में। नंबर 7, बंदरगाहों के अतराफ में मौजूद जंगलात जहाज साजी के लिए बेहतरीन लकड़ियाँ फराहम करते हैं। तो जो बंदरगाह वाले इलाके रहते हैं जिनके अतराफ में जंगलात पाए जाते हैं, तो इन जंगलात से बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ हासिल की जाती है जहाज साजी के लिए और जिससे जहाज तामीर किए जाते हैं। तो जंगलात भी जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं समंदरी इलाकों के अतराफ में, बंदरगाहों के इलाके में, तो ये भी माहीगिरी के लिए मददगार साबित होते हैं जहाज साजी के लिए। तो ये तमाम अवामिल है माहीगिरी को फ़रोग देने के लिए। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें सवाल पूछा गया है, ज़रा सोचिए माहीगिरी और मछली पालन माहीबानी में क्या फ़र्क है। मछली पालन माहीबानी दोनों भी एक ही नाम है, तो माहीगिरी और मछली पालन में क्या फ़र्क है। तो माहीगिरी का अगर हम देखें तो माहीगिरी में समंदर, अंदरूनी पानी और नदियों से आबी जानवरों को हासिल करने की तमाम इंसानी कोशिशें शामिल हैं। तो माहीगिरी में इंसान जो है वो समंदर और जो दरूने मुल्क पानी होता है और नदियाँ होती है उनसे जो आबी जानदार होते हैं उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। और मछली पालन में देखें तो मसनूई ज़राए से मछली की अफजाइश, परवरिश और ट्रांसप्लांटेशन को मछली पालन कहते हैं। तो इसमें जो मछलियाँ पकड़ी जाती है ये कुदरती तौर पर उनकी अफजाइश नहीं होती है, बल्कि उन्हें मसनूई ज़राए के ज़रिए मछलियों की अफजाइश की जाती है। माहीगिरी में कुदरती तौर पर समंदर में, नदियों में मछलियाँ मौजूद होती है, उसे इंसान जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उनकी अफजाइश करता है, यानी कि मछलियों को पालने का एक तरह का काम है। इसे मछली फार्मिंग भी कहते हैं, फिश फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो इसे मसनूई ज़राए से मछलियों की अफजाइश, परवरिश और ट्रांसप्लांटेशन को मछली पालन कहते हैं। उसके बाद है माहीगिरी में बड़ी आबादी को ग़िज़ा मुहैया करने के लिए आबी जानदार हासिल किए जाते हैं। तो माहीगिरी में जितनी भी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतें रहती है बड़े पैमाने पर उसे समंदरों से, नदियों के ज़रिए से मछलियाँ को पकड़ने का काम यहाँ पर किया जाता है और आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से मछलियों को पकड़ने का काम जो है वो माहीगिरी में किया जाता है, समंदरों के ज़रिए से, नदियों के ज़रिए से। और यहाँ पर अगर हम देखें मछली पालन में मछली की अफजाइश की जाती है। इसमें टैंकों और बाड़ों में तिजारती तौर पर मछली पकड़ना शामिल है। तो इसमें
जो मछलियों की अफजाइश की जाती है वो टैंकों और बाड़ों में की जाती है। उसमें पानी मौजूद रहता है टैंकों और बाड़ों में, और उसमें मछलियाँ एक तरह से पाली जाती है। जैसे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, टैंक मौजूद है, टैंक में पानी है और उसमें मछलियों की अफजाइश की जाती है। उन्हें ग़िज़ा भी इंसानों के ज़रिए से फराहम की जाती है। यहाँ पर कुदरती ज़राए मौजूद नहीं होते, जिस तरह से समंदरों में कुदरती तौर पर मछलियों की अफजाइश होती है, यहाँ पर इंसान जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मछलियों की अफजाइश करता है टैंकों और इस तरह से बाड़ बनाकर बाड़ों में मछलियों को, अलग अलग तरह की मछलियाँ जो है अलग अलग बाड़ में हमें उनकी अफजाइश की जाती है। बड़े पैमाने पर उनकी तिजारत की गर्ज से उनको पकड़कर उनकी तिजारत की जाती है। तो ये फ़र्क है दोनों में, माहीगिरी और मछली पालन में किस तरह से ये अंजाम दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर माहीगिरी का जो पॉइंट है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर से जो नया पॉइंट है उसमें फिर से नक्शा दिया गया है 4.1। शक्ल 4.1 में दिए गए नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो उसमें नंबर 1 है, क्या आप समझते हैं कि मवेशी पालन और घास के मैदानों के दरमियान कोई आपसी ताल्लुक है? तो यहाँ पर ये दिया गया है जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो मवेशी पालन जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री दी गई है। तो इस जगह पर जो लाइट ग्रीन कलर और थोड़ा सा क्रीम कलर जो है उसमें यहाँ पर दिखाया गया है एनिमल हस्बेंड्री को, यानी कि मवेशी पालन गल्लाबानी के पेशे को जाहिर किया गया है। तो जहाँ पर मवेशी पालन पाए जाते हैं तो वह उन इलाकों में घास के मैदान पाए जाते हैं, ये जहाँ पर ये पेशा अंजाम दिया था। तो ये दोनों में एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जिस जगह पर घास मौजूद रहेंगी उस जगह पर ही जो है जानवर मौजूद रहेंगे, क्योंकि चारा बड़े पैमाने पर घास के मैदानों में पाया जाता है। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं उन इलाकों में हमें मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम शुमाली अमेरिका देखें, यहाँ पर तो इस जगह पर बड़ा घास का मैदान मौजूद है जिसका नाम है परेरी। तो इस खित्ते में दुनिया में बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है, जिसमें यूएसए और कनाडा का इलाका शामिल है। उसके अलावा यूरोप के अंदर इस जगह पर बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है, क्योंकि इस इलाके में भी घास का मैदान मौजूद है यहाँ पर, जिसका नाम है स्टेप्स घास का मैदान। उसके अलावा यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर है डाउन्स घास का मैदान। तो इस तरह से जुनूबी अमेरिका में देखें हम तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर घास का मैदान मौजूद है जिसका नाम है पंपास घास का खित्ता। तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े घास के मैदान या घास के खित्ते मौजूद है वहाँ पर ये पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर घास मौजूद रहती है जानवरों को चरने के लिए, उनकी चरागाही करने के लिए। इसके बाद नंबर 2, किस बर्रे आज़म में मवेशी पालन की सरगर्मी बड़े पैमाने पर नहीं होती है? तो अगर हम नक्शे में देखें तो बर्रे आज़म अफ्रीका के अंदर हमें मवेशी पालन का पेशा बहुत ही कम पैमाने पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इलाका जो है वो सहराई इलाका है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान मौजूद है, उसके अलावा नामीबिया रेगिस्तानी इलाका मौजूद है, साथ ही साथ कालाहारी यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में घास की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जानवरों के लिए चरने के लिए यहाँ पर घास नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ बारिश का तनासुब भी बहुत कम होता है, पानी की बड़े पैमाने पर किल्लत पाई जाती है अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पर बर्रे आज़म अफ्रीका में दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से बर्रे आज़म अफ्रीका में जो है मवेशी पालन का पेशा
पेशे ने बहुत कम तरक्की की है, बहुत कम पैमाने पर बरआज़म अफ्रीका में मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। इसके बाद नंबर 3, दुनिया के किस इलाके में मवेशी पालन और काश्तकारी साथ साथ की जाती है? तो दुनिया के ऐसे कौन से इलाके जहाँ पर ज़राअत, काश्तकारी और जो मवेशी पालन का पेशा है एक साथ किया जाता है? क्योंकि ये दोनों पेशे जो एक दूसरे से जुड़े हुए, काश्तकारी और मवेशी पालन, ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं और साथ ही साथ जानवरों की भी परवरिश करते हैं और खेतों में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये दोनों पेशे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ बड़े पैमाने पर दुनिया के बहुत सारे इलाकों में ये किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें फहरिस्त के अंदर, तो यहाँ पर ज़राअत के लिए बिल्कुल ही हरा रंग दिखाई दिया गया है और एक लाइट यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन रंग और इस तरह से क्रीम रंग अगर हम देखें दोनों एक साथ मिले हुए, ये ग्रीन कलर और जो ब्राउन रंग है यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम टाइप, दोनों एक साथ हमें एक ही जगह पर दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर शुमाली अमेरिका में ज़राअती पेशा और मवेशी पालन का पेशा एक साथ किया जाता है इस जगह पर। उसी तरह से जुनूबी अमेरिका में इस जगह पर छोटे पैमाने पर ही दोनों पेशे एक साथ किए जाते हैं। यूरोप में ये पेशा एक साथ किया जाता है बड़े पैमाने पर, यहाँ पर स्टेप घास का मैदान पाया जाता है। तो यहाँ पर लोग ज़राअत और साथ ही साथ मवेशी पालन का भी पेशा एक साथ अंजाम देते हैं। उसके अलावा एशिया के अंदर भी ये जो पेशे ज़राअत और मवेशी पालन दोनों एक साथ अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों भी पेशे एक साथ जुड़े हुए। भारत के भी किसान जो है वो ज़राअत करते हैं और ज़राअत के लिए जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी अफजाइश, उनकी भी परवरिश करते हैं अपने इलाकों में। तो ये पेशे एक साथ किए जाते हैं एशिया, शुमाली अमेरिका, यूरोप के अंदर। या नंबर 4, मवेशी पालन का पेशा किन अर्जुल बलदों के दरमियान पाया जाता है? तो दुनिया में कौन से अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें खत इस्तेवाई इलाकों के करीब के इलाके, तो यहाँ पर हमें मवेशी पालन का पेशा थोड़ा कम पैमाने पर दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर मानसूनी भारत के इलाके छोड़ दें तो यहाँ पर दीगर इलाकों में बहुत कम पैमाने पर हमें ये पेशा दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा जो पेशा अंजाम दिया जाता है मवेशी पालन का वो शुमाली अर्जुल बलद में यहाँ पर है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद से लेकर तो यहाँ पर जो 60 डिग्री अर्जुल बलद का इलाका है, ये जो खत है यहाँ पर ये 60 डिग्री अर्जुल बलद। तो इन शुमाली अर्जुल बलद में 30 डिग्री शुमाल और 60 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान ये जो खित्ता है यहाँ पर बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। और जुनूबी अर्जुल बलद में देखिए अगर हम तो यहाँ पर है 30 डिग्री अर्जुल बलद और यहाँ पर है ये जो खत है, अगर हम यहाँ पे बनाए इस जगह पर तो ये लाइन सीधी नहीं आई, तो इस लाइन सीधी उसको कंसीडर करें तो ये 55 डिग्री अर्जुल बलद यहाँ पर, क्योंकि नीचे 60 है तो ये 55 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान 30 डिग्री से 55 डिग्री अर्जुल बलद का जो खित्ता है, इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा जुनूबी अर्जुल बलद में किया जाता है। तो शुमाली अर्जुल बलद का इलाका है 30 डिग्री शुमाल से 60 डिग्री शुमाल, और जुनूबी अर्जुल बलद में देखिए हम 30 डिग्री जुनूब से 55 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद में मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। उसके बाद है नंबर 5, किस मुंतका के 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 30 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं की जाती है? इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी जो अहम वजह है वो है दर्जे हरारत। क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद में अगर हम देखें खत इस्तेवा से तो ये जो खित्ते
खत इस्तेवा से 0 डिग्री से 30 डिग्री शुमाल और 0 डिग्री से 30 डिग्री जुनूब का जो अर्जुल बलदी इलाका है, यहाँ पर जो आबो हवा पाई जाती है मवेशी पालन के पेशे के लिए वो नासाजगार पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अफ्रीका का इलाका देखें तो यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है और साथ ही साथ इस जगह पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका मौजूद है। कुछ इलाके जो है यहाँ पर अमेज़न की वादी मौजूद है इस इलाके में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं, इस्तेवाई जंगलात का इलाका होता है। तो इसलिए इन इलाकों में चारे की जो है अच्छी क्वालिटी नहीं मौजूद रहती है, घने दरख्त पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं और घास का तनासुब इन इलाकों में बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसे इलाकों में फिर मवेशी पालन का पेशा देना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, क्योंकि मवेशी पालन के पेशे के लिए जो अवामिल पाए जाते हैं यहाँ पर नासाजगार होते हैं, जिसमें अफ्रीका हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो शुमाली हिस्सा है यहाँ पर भी मवेशी पालन का पेशा नहीं किया जाता है। जुनूबी अमेरिका के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर इस्तेवाई जंगलात होने की वजह से भी यहाँ पर ये पेशा अंजाम नहीं दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर से अलग अलग, जैसे दर्जा हरारत हो गया, उसके अलावा घने जंगलात हो गए, इन वजूहात की वजह से 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 30 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम नहीं दिया जाता है। इसके बाद है नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी हिस्से में मवेशी पालन के फ़रोग और इल्तिकास की क्या वजह हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी हिस्से में हमें मवेशी पालन का पेशा जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा घास का खित्ता मौजूद है जिसका नाम है डाउन्स। डाउन्स जो एक बड़ा सा घास का मैदान यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी हिस्से में, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जानवरों के लिए घास मौजूद है। उसके अलावा यहाँ की आबो हवा भी जो है एक साजगार आबो हवा पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी साहिली इलाके में, जो जानवरों के लिए साजगार इलाका पाया जाता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का ये जो डाउन्स का खित्ते वाला इलाका है ये मवेशी पालन को फ़रोग देता है और इस हिस्से में बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया में मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। इसके बाद नंबर 7, बर्रे आज़मों के अंदरूनी खुश्क इलाकों में मवेशी पालन को क्यों फ़रोग हासिल होता है। तो बर्रे आज़मों के अंदरूनी खुश्क इलाके मतलब ये जो साहिली इलाके है, ये तमाम साहिली इलाके हैं, तो मवेशी पालन के पेशे जो है हमें बर्रे आज़म के अंदरूनी इलाके में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बीच में यहाँ पर साहिली इलाकों में नहीं है, बल्कि बर्रे आज़मों के जो अंदरूनी इलाके हैं इस जगह पर हमें मवेशी पालन का पेशा दिखाई देता है। जैसे भारत में भी जो भारत का जो ये हिस्सा है इस इलाके में हमें मवेशी पालन का पेशा दिख रहा है। यूरोप के भी बिल्कुल अंदरूनी इलाकों में, अमेरिका के अंदरूनी इलाकों में बर्रे आज़म के यहाँ पर हमें मवेशी पालन का पेशा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश का तनासुब कम होता है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर साहिली इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है अंदरूनी इलाकों के मुकाबले में, तो यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से जो ज़राअत का पेशा है वो कम पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि ज़राअत के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कम पैमाने पर पानी गिरता है, तो कम पैमाने पर बारिश होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ घास फूस ही पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त नहीं पाए जाते। कम बारिश होती है तो कम बारिश में कुदरती तौर पर वहाँ पर घास की पैदाइश होती है और इन इलाकों में फिर जो है मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया जाता है। तो अभी हम मवेशी पालन को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। दुनिया में अर्जुल बलदी लिहाज से मवेशी पालन की तकसीम शुमाली निस्फ कुर्रे में 30 डिग्री अर्जुल बलद से लेकर 60 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और जुनूबी निस्फ कुर्रे में 30 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद से लेकर 55 डिग्री
अर्जुल बलद के दरमियान नज़र आती है। जैसे मैंने नक्शे में बताया था 30 डिग्री से 60 डिग्री शुमाल और 30 डिग्री से 55 डिग्री जुनूब के अंदर मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा मवेशी पालन के पेशे को शुमाली निस्फ कुर्रे में तरक्की हासिल हुई है। तो शुमाली जो निस्फ कुर्रा है उसमें बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। तमाम बर्रे आज़मों में मौजूद घास के खित्तों की मौजूदगी ने इस पेशे की तकसीम पर ख़ास असर डाला है। तो जितने भी बर्रे आज़मों में घास के खित्ते मौजूद है, घास के मैदान मौजूद है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी, बाजार और बड़ी बड़ी जागीरों की दस्तयाबी को भी इस पेशे में खास दखल हासिल है। शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस पेशे को तिजारती तौर पर तरक्की हासिल है। तो इस पेशे को करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बाज़ार की भी फराहमी होना चाहिए। बड़ी बड़ी जागीरें लगती है, बड़े बड़े मैदान लगते हैं इस पेशे को अंजाम देने के लिए। तो शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसे तिजारती तौर पर तरक्की हासिल है। जानवरों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया हासिल की जाती है, उनसे नई नई मसनूई चीज़ें बनाई जाती है और उनको तिजारती तौर पर फ़रोख्त किया जाता है। शुमाली और जनूबी अमेरिका में मवेशी पालन का पेशा जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के ज़रिए तिजारती पैमाने पर किया जाता है। तो इसमें बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका में, और बड़े पैमाने पर उनकी तिजारत की जाती है, जो भी उनसे अशिया हासिल होती है। इस्तेवाई खित्ते की गैर सेहतमंद आबो हवा, नाकिस चारा और घने जंगलात की वजह से यहाँ इस पेशे को खातिर ख्वाह तरक्की हासिल नहीं हो सकी है। तो इस्तेवाई खित्ते में गैर सेहतमंद आबो हवा होती है, नाकिस चारा होता है यानी कि चारे की कमी पाई जाती है, घास फूस की कमी होती है, और घने जंगलात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस पेशे को ज़्यादा तरक्की नहीं मिल सकी है इस्तेवाई खित्ते में। शक्ल 4 अशारिया में दिए गए नक्शे को देखने पर पता चलता है कि ज़राअत और मवेशी पालन पेशे की तकसीम बहुत सारे इलाकों में कम व बेश करीब करीब और यकसा है, यानी कि दोनों पेशे एक ही इलाकों में एक साथ किए जाते हैं। ज़्यादातर मवेशी पालन और ज़राअत का पेशा, जैसे नक्शे में मैंने बताया। इससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये पेशे यानी ज़राअत और मवेशी पालन एक दूसरे के तकमीली पेशे, यानी कि एक दूसरे की तकमील वो करते हैं। तलाश कीजिए, एक एक्टिविटी दी गई है और सवाल पूछा गया है, तलाश कीजिए कि तमाम अक़साम के हैवानी वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल का इंसानी ज़िंदगी और माहौल पर क्या असर पड़ता है। तो अगर हम बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम देंगे तो उससे भी कुछ मुज़िर असरात जो है वो इंसानों पर और माहौल पर पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े पैमाने पर जिन इलाकों में मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है, उन इलाकों में मिट्टी की झीज बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि जानवर जब घास चरते हैं तो घास चरते वक्त वो घास के साथ ज़मीन से मिट्टी को भी उखाड़ लेते हैं जड़ों के साथ। तो वो मिट्टी जो है वो फिर ज़मीन से अलग होकर बिल्कुल ढीली पड़ जाती है और बाद में बारिश और हवा के साथ बहकर या हवा के साथ उड़कर वो किसी दूसरे इलाके में चली जाती है। तो वहाँ की जो मिट्टी जो है उसकी झीज ज़्यादा होती है और मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है और वो पूरा इलाका बाद में बंजर ज़मीन बन जाता है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर चारागाही करने की वजह से, बड़े पैमाने पर जानवरों के चरने की वजह से, तो फिर इस तरह से
इंसानों पर भी उसके असरात पड़ते हैं और जो माहौल है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो इसमें और भी आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा इंसान और माहौल पर क्या क्या असर इसमें पड़ सकता है। उसके बाद नया पॉइंट फिर से शुरू हुआ है जिसमें फिर से 4.1 नक्शा दिया गया है और उससे जुड़े हुए चंद सवालात दिए गए हैं। शक्ल 4.1 में दिए गए नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो उसमें नंबर 1 है, बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका के किस हिस्से में खास तौर पर कानकुनी की सरगर्मी पाई जाती है। तो बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका में किस खित्ते में कानकुनी की सरगर्मी बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है। तो कानकुनी जो है नक्शे में ये जो गुलाबी स्टार दिखाई दे रहे हैं उसके ज़रिए कानकुनी को यहाँ पर जाहिर किया गया है, माइनिंग को। तो ये कानकुनी के इलाके, तो शुमाली अमेरिका बर्रे आज़म में जो शुमाली मशरक़ी हिस्सा है यहाँ पर बड़े पैमाने पर कानकुनी का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा इस जगह पर शुमाल मगरिबी इलाके में भी बड़े पैमाने पर कानकुनी का पेशा अगर हम देखें यहाँ पर किया जाता है। तो शुमाल मगरिबी खित्ते में कानकुनी का पेशा अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मशरिकी साहिली इलाके में भी बड़े पैमाने पर कानकुनी का पेशा अमेरिका में अंजाम दिया जाता है, जिसमें यूएसए का खित्ता जो है बीच का इलाका जो दरमियानी हिस्सा है वस्ती यूएसए और कनाडा के वस्ती इलाकों में भी कानकुनी का पेशा शुमाली अमेरिका बर्रे आज़म में बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद नंबर 2, बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के किस साहिली हिस्से पर कानकुनी की सरगर्मी नज़र आती है। तो बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के किस साहिली हिस्से पर कानकुनी की सरगर्मी हमें दिखाई दे रही है। तो वो है जो शुमाली साहिली इलाका है जुनूबी अमेरिका, इस जगह पर कानकुनी की सरगर्मी अंजाम दी जाती है। उसके अलावा जो मशरिकी साहिली इलाका है इस जगह पर भी हमें कानकुनी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो जुनूब मगरिबी साहिली इलाका है इस जगह पर भी हमें कानकुनी की सरगर्मी जो है बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका में दिखाई दे रही है। नंबर 3, क्या आप समझते हैं कि दीगर इब्तिदाई माशी सरगर्मियों की बनिस्बत कानकुनी की सरगर्मी की वसअत का ताल्लुक अर्जुल बलद से है? कैसे? तो जितनी भी तमाम सरगर्मियां हैं उनका ताल्लुक अर्जुल बलद से होता है, जैसे कि ज़राअत हो गया, उसके अलावा ग़िज़ाजोई, मवेशी पालन, माहीगिरी, इन तमाम का ताल्लुक अर्जुल बलद से होता है। जहाँ पर अर्जुल बलद का ताल्लुक वहाँ की आबो हवा से होता है और आबो हवा का ताल्लुक वहाँ पर अंजाम देने वाले पेशे से होता है। जैसे कि जहाँ पर साजगार आबो हवा पाई जाती है ज़राअत के लिए, जिन अर्जुल बलद के दरमियान वहाँ पर ज़राअत अंजाम दी जाती है। माहीगिरी के लिए जो सर्द इलाके होते हैं उन इलाकों में माहीगिरी अंजाम दी जाती है। तो इस तरह से उनका ताल्लुक जो है अर्जुल बलद के लिहाज से उनकी तकसीम हमें ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जैसे हम देखें यहाँ पर बिल्कुल जो कुतबी इलाके जहाँ पर आबो हवा बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की होती है या रेगिस्तानी इलाके, यहाँ पर भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें ना मवेशी पालन का पेशा दिखाई दे रहा है ना ज़राअत। इस जगह पर भी सर्द इलाके में ना मवेशी पालन है, ना ज़राअत है, ना लकड़ियाँ काटने का पेशा है। तो यहाँ पर इन अर्जुल बलदों पर दूसरे तमाम पेशे हमें दिखाई नहीं रहे। यानी कि जो कानकुनी का पेशा है इसका ताल्लुक अर्जुल बलद से नहीं होता है, बल्कि इसका ताल्लुक मादनियात की दस्तियाबी से होता है। यानी कि अगर वो रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है तो वहाँ पर हम कानकुनी का पेशा अंजाम दे सकते हैं। या फिर जो बिल्कुल कुतबी इलाके है जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है, बर्फ़ से ढके हुए इलाके रहते हैं, जैसे कि कुतुब शुमाल के करीब में मौजूद जो साइबेरिया का इलाका है रूस में और यूरोप के दूसरे इलाके हैं, तो उन इलाकों में भी दर्जा हरारत कम होने का असर भी कानकुनी के पेशे पर नहीं पड़ता है। यानी कि
कानकुनी का ताल्लुक जो है वो अर्जुल बलद की तकसीम से नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी अर्जुल बलद के ऊपर हम कानकुनी की सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। कानकुनी का ताल्लुक सिर्फ मादनियात की दस्तयाबी के ऊपर होता है। जहाँ पर मादनियात दस्तयाब होंगे वहाँ पर हम कानकुनी की सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। नंबर 4, दुनिया में कानकुनी के इर्तिकाज़ को देखते हुए बताइए कि क्या इसका ताल्लुक किसी मुल्क की माशी तरक्की से हो सकता है। तो दुनिया के अगर हम देखें जिन इलाकों में मादनियात पाई जाती है तो वो जितने भी मुल्क है ज़्यादातर सब तरक्की याफ्ता ममालिक है, क्योंकि मादनियात की दस्तयाबी की वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर सनतों का वजूद हुआ है और सनतों के वजूद की होने की वजह से वहाँ की माशी तरक्की भी हुई है, मुल्क की तरक्की हुई है। तो जहाँ पर मादनियात पाए जाते हैं वो ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक है, यानी कि कानकुनी का ताल्लुक और मादनियात की दस्तयाबी का ताल्लुक वहाँ की उस मुल्क की तरक्की से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि शुमाली अमेरिका में बड़े पैमाने पर मादनियात पाए जाते हैं, कनाडा में पाई जाती है, रूस के इलाकों में पाई जाती है, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में मादनियात की दस्तयाबी मौजूद है। तो तमाम ममालिक जो है ये बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और सनती तरक्की भी इन इलाकों की बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में इस इलाके में हमें मादनियात की दस्तयाबी दिखाई दे रही है। जो भारत में छोटा नागपुर का इलाका है, छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा, तो यहाँ पर भी मादनियात की दस्तयाबी की वजह से ये तमाम इलाका जो है वो सनती इलाके के तौर पर जाना जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सनतें कायम की जाती है। तो इसका ताल्लुक सनतें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मुल्क की तरक्की होती है। तो इस तरह से मादनियात के इर्तिकाज़ या कानकुनी की वजह से मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। जैसे हम देखें इस जगह पर सऊदी अरब या बहरीन, कतर, ओमान वगैरह ये तमाम मुल्क जो है यहाँ पर दूसरी कोई और सरगर्मी हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें यहाँ पर कानकुनी की सरगर्मी दिखाई दे रही है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कुदरती गैस और साथ ही साथ जो मादनी तेल है वो मौजूद है। तो ये तमाम मुल्कों की तरक्की सिर्फ मादनियात की दस्तयाबी की वजह से हुई है। पेट्रोलियम और जो कुदरती गैस है इसकी वजह से ही सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान ये तमाम ममालिक ने तरक्की हासिल की है। अगर ये मादनियात यहाँ पर मौजूद ना होती तो ये मुल्क भी अभी आज पिछड़े हुए ममालिक होते, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पेशे अंजाम देना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से मादनियात का ताल्लुक, कानकुनी का ताल्लुक किसी भी मुल्क की तरक्की से बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम डिटेल देखेंगे कानकुनी की। इंसान कदीम ज़माने से ही मादनियात का इस्तेमाल करता आया है। मादनियात का इस्तेमाल हथियार बनाने, आलात, जेवरात, अद्वियात वो बर्तन साजी के लिए होता है। तो मादनियात के ज़रिए इंसान जो है कदीम ज़माने से ही उसका इस्तेमाल कर रहा है, हथियार बनाने के लिए, आलात, जेवरात और अद्वियात और बर्तन बनाने के लिए करता था। इंसान के शकाफती इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल का ताल्लुक भी मादनियात के इस्तेमाल से रहा है। पत्थर के दौर के इख्तिताम पर इंसान ने मादनियात के इस्तेमाल का हुनर सीख लिया था। तो इंसान जब बिल्कुल इब्तदाई दौर में जब था इंसान, तो वो अपने औजार के तौर पर, आलात के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल करता था, जिसे हम पत्थर का दौर कहते हैं। और जब पत्थर का दौर ख़त्म हुआ उस वक्त तक इंसान ने जो है मादनियात को इस्तेमाल करने का हुनर सीख लिया था, यानी कि उसने मादनियात के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बनाने का हुनर सीख लिया था। इसके बाद के अदवार मसलन तांबे का दौर, कांसे का दौर, लोहे का दौर और एटमी दौर वगैरह, ये सब के सब मादनियात के इस्तेमाल से ही वाबस्ता है। यानी कि दुनिया में बहुत सारे अदवार गुजरे हैं जिसमें इंसानों ने अलग अलग मादनियात का इस्तेमाल किया है अलग अलग वक्त में। तांबे का दौर था, कांसे का दौर था,
लोहे का दौर, जो सनअती इनकलाब था, लोहे के दौर की वजह से ही था ज़्यादातर, और जो अभी मौजूदा दौर है वो हम एटमी दौर में मौजूद है। अभी बड़े पैमाने पर एटमी जो धातु है, एटमी मादनियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब के सब मादनियात के इस्तेमाल से ही वाबस्ता है, जितने भी दौर गुजरे हैं इंसान की तरक्की में। इंसान की बतदरीज तरक्कियात इन्हीं मादनियात के इस्तेमाल की मरहून मिन्नत है। दौर हाजिर में इंसान ने तो बहरों और समंदरों की तहों से भी मादनी तेल और कुदरती गैस निकालने का काम शुरू कर दिया है, और इस तरह से वो ज़मीन तो ज़मीन, समंदरों में मौजूद मादनियात का भी इस्तेसाल कर रहा है। तो इंसान ने अभी बहुत ज़्यादा तरक्की की है मादनियात का इस्तेमाल करने की वजह से, और दौर हाजिर में इंसान ने ज़मीन के साथ साथ अभी समंदरों की तहों से भी मादनी तेल और कुदरती गैस निकालने का काम शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर समंदरों की गहराई से मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात और जो मादनी तेल है उसे निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा तरक्की होती है उन इलाकों की। इंसान कशरे अर्ज़ में कुदरती तौर पर पाए जाने वाली मादनियात को बनाने से कासिर है, यानी कि जितने भी मादनियात मौजूद है दुनिया में, ये सब मादनियात कुदरती तौर पर मौजूद है, इंसान उसे बना नहीं सकता। यानी कि इंसान जो है किसी भी धात, किसी भी मादनियात को बना नहीं सकता। इंसान लोहे को बना नहीं सकता, ना सोना बना सकता है खुद से। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम मादनियात को खुद से बना नहीं सकते, ये कुदरती तौर पर बनती है और कुदरती तौर पर ये मौजूद है। वो इंसान की वो इन मादनियात को किसी भी तरह से बना नहीं सकते, यानी कि हम किसी भी तरह से मादनियात को बना नहीं सकते, सिर्फ हम उसे ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, समंदरों से हासिल कर सकते हैं। दुनिया में कुदरती तौर पर मादनियात की तकसीम निहायत ही गैर मसावी है। कानकुनी जैसी सरगर्मी का ताल्लुक मादनियात की दस्तयाबी पर मुनहसर है, इसका अर्जुल बलद से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि जो दुनिया में मादनियात पाई जाती है वो बहुत ही गैर मसावी उसकी तकसीम है, यानी कि दुनिया के हर खित्ते में मादनियात नहीं पाई जाती है। दुनिया के कुछ खित्तों में बहुत ज़्यादा मादनियात पाई जाती है, कुछ खित्ते में कम पैमाने पर मादनियात है और कुछ खित्तों में बिल्कुल भी मादनियात नहीं पाई जाती है। तो ये जो तकसीम है बहुत ही गैर मसावी तकसीम है, और जो कानकुनी जैसी सरगर्मी का ताल्लुक जो है वो ना अर्जुल बलद से है और ना ही दूसरे कोई आबो हवा से उसका ताल्लुक होता है, बल्कि कानकुनी का ताल्लुक जो है वो किस पर है, वो है मादनियात की दस्तयाबी। जहाँ पर ज़मीन के अंदर या समंदर के अंदर मादनियात दस्तयाब होंगे, हम वो किसी भी अर्जुल बलद के ऊपर कानकुनी का जो है सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। अगरचा के मादनियात कई जगह पर मौजूद हो सकती है, लेकिन असल में कानकुनी का ताल्लुक दीगर कई अवामिल से होता है। यानी कि दुनिया के हर खित्ते में मादनियात मौजूद नहीं है, लेकिन जिन खित्तों में मादनियात मौजूद भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर कानकुनी कर सकते, उसके लिए कुछ अवामिल का होना भी वहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी इलाके की अर्जियाती साख्त या वहाँ पर ज़मीन की बनावट किस तरह की है, बहुत ज़्यादा सख्त चट्टानों के अंदर तो मादनियात मौजूद नहीं है, या वहाँ पर पहुँचना अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो वहाँ पर नकल अमल के ज़राए की तामीर करने का भी खर्च वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह से अगर कानकुनी की लागत बढ़ जाएंगी तो फ़ायदा भी कम हासिल होगा ऐसे मुश्किल गुजार अर्जियाती इलाकों में। तो वहाँ पर कानकुनी के पेशे में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाके होते हैं। उसके बाद है मादनियात की कद्र व कीमत। तो मादनियात की तादाद कितनी है और उनकी कीमत क्या है, ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है कानकुनी के लिए, क्योंकि कानकुनी जो है ये एक बहुत ज़्यादा
महंगा अमल है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, बहुत ज़्यादा उसमें सरमाया लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें कानकुनी करने से पहले उनकी कीमत क्या है, जो ज़मीन के अंदर मादनियात दस्तयाब है वहाँ पर, उसे भी जानना मौजूद है, और उनकी तादाद कितनी है अंदर ज़मीन में, वो जानने के बाद ही हम वहाँ पर कानकुनी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मादनियात की कीमतें रहती है वो अलग अलग होती है। सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम की कीमत ज़्यादा है, और कुछ जो धातें होती है बहुत सस्ती धातें होती है, जैसे कि कोयला, लोहा, ये सस्ती धातुओं में इनका शुमार होता है। अगर किसी इलाके में लोहा मौजूद है तो वहाँ पर हम लोहे की कानकुनी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कद्र यानी कि उसकी तादाद अगर कम है तो उसे हमें ज़मीन से निकालना जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, क्योंकि उसकी धात की कीमत कम है और उसकी साइज़ भी कम होंगे ज़मीन में, यानी कि उसका तनासुब भी कम होगा ज़मीन के अंदर मादनियात का। तो उसे निकालने का अमल बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा और उससे मुनाफा जो रहेगा बहुत कम मिलेगा, यानी कि उसमें नुकसान ज़्यादा होगा। अगर उसी तरह से सोने की धात मौजूद है ज़मीन के अंदर, उसकी कीमत ज़्यादा है, तो अगर भले ही कम तादाद में मौजूद हो तो भी हमें उससे निकालने के बाद फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से उसकी कीमत भी देखी जाती है, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, इसका भी अंदाज़ा लगाने के बाद कानकुनी की सरगर्मी अंजाम दी जाती है। उसके बाद है आबो हवा। तो आबो हवा भी जो है वो कानकुनी की तकसीम को असर करता है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में अगर कीमती धातें मौजूद हो, भले ही वहाँ की आबो हवा शदीद हो, तो ऐसे इलाकों में भी कानकुनी का पेशा जो है वो अंजाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, तो सऊदी अरब का जो रेगिस्तानी इलाका है, सहराई इलाका है, वहाँ पर आबो हवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो उस इलाके में मादनी तेल और कुदरती गैस मौजूद है जिनकी बहुत ज़्यादा बाज़ार में कीमत है। तो इस वजह से सख्त आबो हवा के इलाके में भी ये पेशा जो है अंजाम दिया जा सकता है, अगर वहाँ पर बड़ी तादाद में ज़खायर मौजूद हो मादनियात के। लेकिन अगर कम मादनियात मौजूद हो और आबो हवा शदीद हो तो फिर वैसे इलाकों में कानकुनी का पेशा अंजाम नहीं दिया जाता है, वो ज़खायर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है बिना ज़मीन से बाहर निकाले। उसके बाद है सरमाया। तो कानकुनी के लिए सरमाए की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वे कानकुनी के करने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की खुदाई करने के लिए बड़े पैमाने पर मज़दूरों की ज़रूरत होती है, मशीनों की देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर सरमाया दरकार होता है और सरमाएकारी की भी ज़रूरत वहाँ पर पेश आती है। मुख्तलिफ आधारों से लोन लिए जाते हैं, कर्जा लिया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह खरीदी जाती है। तो सरमायाकारी की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कानकुनी का पेशा अंजाम देने के लिए। उसके बाद है टेक्नोलॉजी और हुनरमंद मज़दूरों की दस्तयाबी। तो बड़े पैमाने पर अगर हम देखें कानकुनी का पेशा जो है, इसमें बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मादनियात ज़मीन के अंदर मौजूद है या नहीं, सबसे पहले तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मशीनरी से पता लगाया जाता है कि किस ज़मीन के अंदर मादनियात मौजूद है, उनकी तादाद कितनी है, उनकी स्कैनिंग की जाती है ज़मीन की। बहुत ज़्यादा कीमती ये मशीनरीज़ वगैरह आती है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस तरह से अलग अलग मशीनरीज इसमें इस्तेमाल की जाती है और हुनरमंद मज़दूरों की दस्तयाबी भी इसमें एक अहम अवामिल शामिल है, जहाँ पर मज़दूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खुदाई काम करने के लिए, और मशीनरीज़ को चलाने के लिए भी हुनरमंद मज़दूर यहाँ पर दरकार होते हैं। तो इन तमाम अवामिल जो है कानकुनी पर असरअंदाज करते हैं। उसके बाद दौर जदीद में मशीनों के इस्तेमाल की वजह से इस पेशे में खूब तरक्की हासिल हुई है और ये पेशा अब बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। तो इस पेशे में बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से इस पेशे ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की गई है और
बहुत बड़े पैमाने पर अभी कानकुनी का पेशा दुनिया में अंजाम दिया जा रहा है। मादनियात पर मुनहसिर ज़्यादातर सनतें कानों यानी कानकुनी के मराकिज़ के करीब ही होती है, यानी जहाँ पर कानकुनी का पेशा अंजाम दिया जाता है तो जो मादनियात पर मुनहसिर सनतें रहती है जिनमें मादनियात का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे लोहा फौलाद की सनत, तो ऐसी सनतें जहाँ पर लोहे की कानकुनी की जाती है ऐसे इलाके में ही फिर लोहा फौलाद की सनती के मराकिज़ मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर भारत में छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा जहाँ पर लोहे के खाम लोहे के मैदान मौजूद है, उसके अलावा मैग्नीज मौजूद है, कोयले के मैदान मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होने की वजह से बड़े पैमाने पर उस इलाके में लोहे और फौलाद की सनतें पाई जाती है। छोटा नागपुर की सनती इलाके में कानकुनी के पेशे के लिए तरक्की याफ्ता ज़राए नक्ल अमल का होना निहायत ज़रूरी है। नेज़ इसी पेशे की तरक्की के लिए आमोदरफ्त की सहूलियात को भी बड़ी अहमियत हासिल होती है। तो कानकुनी के पेशे के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नक्ल अमल के ज़राए का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि कानकुनी के इलाकों से जब मादनियात निकाली जाती है तो उसे सनतों तक पहुंचाने के लिए नक्ल अमल के ज़राए की ज़रूरत पड़ती है, और सनतों से जब अशिया तैयार की जाती है उस अशिया को बाज़ार तक मंडी तक पहुंचाने के लिए भी एक तरक्की याफ्ता ज़राए नक्ल अमल की ज़रूरत पेश आती है। तो इस तरह से इस पेशे की वजह से जो आमोदरफ्त के सहूलियात है उनकी भी तरक्की होती है। कानकुनी के पेशे में तरक्की की खास वजह से सनतों को तरक्की हासिल होती है। तो कानकुनी के पेशे की वजह से सनतों को तरक्की हासिल होती है, जिसके नतीजे में मुल्क की माशी तरक्की व खुशहाली में इजाफा होता है। तो जिन इलाकों में कानकुनी की जाती है वहाँ पर सनतें कायम होती है, सनतें ज़्यादा कायम होंगी तो मुल्क की माशी तरक्की में इजाफा होगा और लोग भी खुश रहेंगे, उनकी तरक्की भी लोगों की ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से जैसे मैंने सऊदी अरब का एग्ज़ाम्पल दिया था तो उसकी तरक्की जो है पूरी तरह से जितने भी अरब कंट्रीज़ है उनकी तरक्की मादनियात की वजह से ज़्यादा हुई है, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजह से। तो इस तरह से किसी भी मुल्क की तरक्की में मादनियात का एक अहम किरदार होता है। उसके बाद है तलाश कीजिए एक्टिविटी। कानकुनी की वजह से बड़े पैमाने पर हवाई, आबी, ज़मीनी और सूती आलूदगी पैदा होती है। हर एक की एक एक मिसाल तलाश कीजिए। तो कानकुनी की वजह से आलूदगी भी पैदा होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे हवाई आलूदगी, क्योंकि जब कानकुनी की जाती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर मौजूद जो जहरीली गैसें रहती है वो बाहर निकलकर हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से हवाई आलूदगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसें निकलती है। उसके अलावा आबी आलूदगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कीमिया होते हैं, केमिकल और जहरीली गैसें वगैरह, ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है उनसे जाकर मिलता है, और सतह ज़मीन के पानी से भी ये जो केमिकल्स होते हैं वो मिलते हैं, और इससे आबी आलूदगी भी होती है। ज़मीनी आलूदगी होती है, जैसे कि मिट्टी की झीज बड़े पैमाने पर होती है और ज़मीन धंसलने के वाक़यात होते हैं। तो इस तरह से जो मिट्टी होती है उनकी खुदाई करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और सूती आलूदगी यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये भी बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती है, जिनसे शोर शराबा भी ज़्यादा होता है कानकुनी की वजह से। और साथ ही साथ जो सनतों की तरक्की भी होती है, और सनतों की तरक्की की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी पैदा होती है, जैसे कि हवाई आलूदगी, मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसें सनतों से खारिज होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमिया होते हैं, केमिकल भी वो सनतों से खारिज करने के बाद पानी में छोड़ दिए जाते हैं, समंदर, तालाब या दरिया के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एक एक आलूदगी का लेकर।
तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी मुकम्मल कर सकते हैं। तो और भी इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए ये 3 पॉइंट, और अगले लेक्चर में जो एक इब्तिदाई सरगर्मी बाकी है जो है ज़रात, जो बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए मैंने उस पर एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है ज़रात। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।